अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम जो है वो चैप्टर नंबर 4 यानी कि लेक्चर नंबर 3 पार्ट नंबर 4 किया था और आज हमारा पार्ट नंबर 5 है। और लास्ट पार्ट में आपको पता है जो मैंने वाइट बोर्ड पे आप लोगों को लेक्चर्स भेजे थे कि उसमें ट्रेजेक्टरी और प्रोजेक्टाइल जो है वो लास्ट हमारा टॉपिक था और वहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन जो ख़त्म हो गया था। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया भी था। आज जो हमने नई चीज़ पढ़नी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छी मज़े की चीज़ है। तो मेरा ख्याल नहीं कि ये टॉपिक मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए था, बहुत से टीचर्स नहीं पढ़ाते, लेकिन मैंने चूँकि टाइम हमारे पास अच्छा खासा है, क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में आपको पता है कि रिकॉर्डेड सेशन होते हैं, आपने जो है वो क्लास के अंदर बैठ के तो नोट करना नहीं है, तो आप आराम से जो है वो समझ सकते हैं और बाद में जब आपको टाइम मिला उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो टाइम का प्रॉब्लम हमारे लिए होता नहीं है इस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो है टॉपिक भी बच्चों को करवाऊँ कि बच्चा जो है वो बिल्कुल समझ में आ जाए बच्चे को कि ये चीज़ें होती क्या है। बचपन से सुनता हुआ आ रहा होता है छोटी छोटी बातें, लेकिन उसने जो है वो डिटेल में नहीं पढ़ी होती। तो आज हम जो है जो ऐसे टॉपिक पढ़ने लगे हैं जो आप जानते तो बहुत बचपन से हैं, लेकिन पता नहीं था आज तक ये होता क्या है। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जी, सबसे पहले तो हेडिंग डालेंगे आप लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, देखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती क्या है। सही है, कोई डेफिनेशन मैंने कोई इतनी मुश्किल नहीं लिखवाई, डायग्राम को ही डिफाइन करके उसी में से रेफरेंस बता दी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। बहुत ही बच्चों वाली बात है डिस्प्लेसमेंट, बताते हुए अच्छा भी नहीं लग रहा, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि आप किसी भी ख़ास डायरेक्शन के अंदर जो फासला तय कर रहे हैं उसको आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि यूँ समझें कि एक कोई भी किसी ऐसा डिस्टेंस जिसकी डायरेक्शन हो, क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। लेकिन शर्त यह है कि वो डायरेक्शन कैसी हो, तो स्ट्रेट लाइन हो या कोई कर्व हो। लेकिन अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इसका मकसद ये होता है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। सही है बेटा, तो जब भी सर्कुलर पाथ का जिक्र करें और उसका रेडियस ना बताएं तो ऐसा हो नहीं सकता। तो हमने सपोज़ कर लिया कि कंसीडर ऑन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, जो सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है, आर है। इनिशियली वो ऑब्जेक्ट किस पे था, पॉइंट P1 पर था। कुछ टाइम गुजरने के बाद वो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है कहाँ चला गया, P2 पे चला गया। ठीक है, तो एक एंगल बन गया, डायग्राम नजर आएगी सामने अभी आप लोगों के। देखिए एक एंगल बन गया, पहले इनिशियली P1 पे मौजूद था जो कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल पे पॉइंट है, P1 में मौजूद था। ये डिस्टेंस कवर करके P2 पे चला गया। ठीक है बेटा, ये सर्किल का रेडियस है R, जब ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा। सर्कमफेरेंस को सेंटर पॉइंट से कोई भी लाइन जो टच करे वो क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। सही है। अच्छा, अब आपसे कह रहे हैं कि ये P1 O और P2 क्या बन गया, एक एंगल बन गया, यानी कि ये थीटा बन गया। ये बेसिकली थीटा जो है, ये पार्ट जो है, ये वाला पूरा जो आपको लेज़र पॉइंट नज़र आ रहा होगा, ये पार्ट पूरा जो है, इसका मकसद क्या है कि इस सर्कमफेरेंस पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो उस मूविंग ऑब्जेक्ट ने क्या किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर की है। सही है, इतनी बात समझ में आ गई। और ये एस बेसिकली क्या है, आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ क्या होती है, सर्कमफेरेंस पे आप कोई भी पार्ट ले लें, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स जो आप ले लें वो क्या कहलाती है, आर्क लेंथ कहलाती है। और जो एंगल बना है ये बेसिकली क्या है, ये एंगल ये कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ तक आई होप सो की बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। अब चलते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कौन से यूनिट्स में मेजर की जाती है। सबको पता है कि थीटा का यूनिट जो है वो डिग्रीज़ होता है। ठीक है, और डिग्रीज़ के अलावा एक और भी यूनिट होता है जो एक्चुअली वही सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है थीटा का, रेडियंस। डिग्री जो है वो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट नहीं है। ठीक है, रेडियंस सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स है। ठीक है, अब तो हम क्या देखेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों होते क्या हैं। देखिए बच्चों, आपसे कह रहे हैं कि लिखा हुआ सवाल आपने हेडिंग डाली मेजरमेंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि जनाब आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दो सिस्टम में मेजर की जाती है। कौन से दो दो यूनिट्स में, दो सिस्टम में, एक डिग्रीज़ के अंदर, दूसरा रेडियंस के अंदर। ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों के। ठीक है, अब सवाल पैदा ये होता है कि डिग्रीज़ क्या होते हैं और रेडियंस क्या होता है। देखें, सबसे पहले मैंने डिग्री समझाया आप लोगों को। डिग्री क्या होता है, इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। अगर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल जो है वो किस में डिवाइड हो जाए, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें हम। ठीक है, तो 360 इक्वल पार्ट्स का मकसद ये है कि एक पार्ट जो है वो 1 डिग्री का होगा, जाहिर सी बात है। तो क्या कह रहे हैं, द एंगल मेड बाय ईच पार्ट एट द सेंटर इज कॉल्ड 1 डिग्री। तो दो आप यूँ समझें कि एक पार्ट जो होगा सेंटर ऑफ सर्कल से वो 1 डिग्री का होगा। कहने का मकसद कुछ क्या है, कहने का मकसद कुछ यूँ है कि मैं एक रफ सी डायग्राम बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। देखें फॉर एग्जाम्पल, ये एक सर्किल बनाया आपने, थोड़ा रफ सा सर्किल बनेगा, जाहिर से पेन तो फिलहाल में मौजूद नहीं है। ये एक सर्किल बनाया आपने
आपने सेंटर से लेके ये एक लाइन ड्रॉ की और पूरा सर्किल जो है वो 360 हिस्सों में जो है वो डिवाइड होगा सर्कमफेरेंस इसका। तो ये जो एक आपके पास पार्ट बनेगा ये वाला, ये कितने का होगा, 1 डिग्री का होगा। अगर पूरा सर्किल जो वो 360 पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ, यानी कि ये जो है इस पे सर्कमफेरेंस 360 हिस्से हुए में, तो एक हिस्सा जो है 1 डिग्री का होगा। ये वाली बात समझ में आई। तो इस तरीके से क्या होता है, ये डिग्री सिस्टम होता है। जैसे 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 पार्ट्स बढ़ते जाएंगे डिग्रीज भी बढ़ती जाएंगी। सही हो गई बात यहाँ तक। अच्छा, अब रेडियन क्या है, रेडियन देखें, रेडियन की रेफरेंस क्या लिखवाई मैंने कि इफ इट इज़ द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल वेयर द आर्क लेंथ एस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। मकसद क्या है कि रेडियन कब पूरा होता है कि जब सर्किल का जो रेडियस होगा ना, सर्किल के रेडियस के बराबर जब आर्क लेंथ हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल कितना हो गया, अब 1 रेडियन हो गया। यही मकसद है कहने का कि अगर एंगल जो है सेंटर ऑफ सर्किल से कितना हो जाए, वो एंगल जब आर्क लेंथ और रेडियस सर्किल बराबर हो जाए तो वो एंगल क्या कहलाता है, तुम्हारे पास रेडियन कहलाता है। दोबारा बता रहा हूँ कि जब आर्क लेंथ और रेडियस ऑफ सर्किल बराबर हो जाए तो उस वक्त जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है वो कितना होती है, 1 रेडियंस होती है। गॉट इट। अच्छा जी, अब आपसे कह रहे हैं कि आर्क P1 P2, आर्क मतलब कि आर्क लेंथ जो है P1 P2 सर्किल में लास्ट टाइम बनी हुई थी, P1 P2 किसके बराबर है, आर यानी कि रेडियस ऑफ सर्किल के बराबर है। P1 P2 क्या था, P1 इनिशियली पॉइंट था, P2 जो है वो फाइनली पॉइंट था। इसके दरमियान क्या आपने कवर की थी, आर्क लेंथ कवर की थी। तो आपका ये इसकी इक्वेशन ले दी बेसिकली, आर्क लेंथ बराबर किसके हो जाए, रेडियस ऑफ सर्किल के बराबर हो जाए, तो एंगल जो है कौन सा एंगल, P1 OP2, जो लास्ट टाइम डायग्राम में P1 OP2 एंगल था, वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगी, 1 रेडियन के बराबर हो जाएगी। आई होप सो कि बात समझ में आई होगी मेरी वाली। ना समझ में आए तो मुझसे आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। ठीक है, अब देखें आपसे कह रहे हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियंस में कैसे फाइंड आउट की जाए। तो फॉर्मूला क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने का, फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि आर्क लेंथ को डिवाइड कर दीजिए आप किससे, आप डिवाइड कर दिए रेडियस ऑफ सर्किल से। तो कितना आंसर आएगा आपके पास, लेट सपोज आर्क लेंथ और रेडियस ऑफ सर्किल बराबर है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 1 रेडियन हो जाएगी। सही हो गई बात ये वाली। तो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने का, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ सर्किल। आर्क लेंथ आप जानते हैं हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस ऑफ सर्किल को किससे करते हैं, आर से करते हैं, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड का पहला स्टेप यही है बेटा। अच्छा, क्या लिखा हुआ आ रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ द आर्क P1 P2, आर्क लेंथ जो है वो एस है, रेडियस सर्किल आर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, क्या बन जाएगी, थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर। आर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, मतलब कि क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो सो फॉर्मूला बिकम्स एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। जब भी तुम्हें आर्क लेंथ निकालनी होगी फॉर्मूला क्या होगा, एस इक्वल टू आर थीटा। जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो चैप्टर नंबर 9 मैथमेटिक्स में भी ये फॉर्मूला पढ़ेंगे। सही है बेटा। अच्छा, इसके बाद फिर बात होती है कि इनके दरमियान रिलेशन क्या है, डिग्रीज के दरमियान और रेडियस के दरमियान क्या रिलेशन है, कि कोई 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है और 1 रेडियन कितने डिग्रीज के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, हमने मान ली बात कि एक पार्टिकल जिसने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ली है तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिग्रीज में 360 के बराबर होगी, क्योंकि एक पार्ट जो है वो 1 डिग्री के बराबर था, जहाँ से स्टार्ट हुआ वापस वहाँ आ गया था। यानी कि मकसद क्या हुआ कि उसने 360 पार्ट्स कवर कर लिए। 360 पार्ट्स का मतलब क्या है कि 360 डिग्री एक रेवोल्यूशन में होता है। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जब एक होल सरकमफेरेंस पर 1 टाइम घूम जाए या 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ले तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिग्रीज में 360 के बराबर होती है। तो हमने बात लिख दी कि थीटा किसके बराबर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, 360 के बराबर है। सही है बच्चों। अच्छा, फिर कह रहे हैं इन 1 रेवोल्यूशन लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। अगर रेडियंस की बात करें तो जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए, लेट सपोज जब हम डायग्राम तस्करा कर रहे हैं जिसका P1 से स्टार्ट हुए हैं वापस P1 पर घूम कर आ गए, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे वो क्लॉकवाइज हो। ठीक है, आप घूम कर आ गए तो मैं कह सकता हूँ कि आर्क लेंथ जो है यहाँ पर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल के बराबर हो गई। मकसद एस इज इक्वल्स टू 2πr हो गया। ये 2πr क्या है, 2πr तुम्हारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल है, तो एस इज इक्वल टू 2πr हो गया। समझ गए बात यहाँ तक। अच्छा, अब तुम्हें क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए इन रेडियंस। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखा हुआ एस ओवर आर होता है। एस तुम्हारे पास कितना है रेडियंस सिस्टम के अंदर, 2πr है, तो तुम इसकी क्या पुट कर दोगे, 2πr पुट कर दोगे। क्या हो जाएगा बेटा, थीटा इन रेडियंस क्या बन जाएगा, 2πr अपॉन आर। आर से आर क्या हो गया, कैंसिल। तो रेडियन सिस्टम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है कितनी होती है, 2π रेडियंस होती है। डिग्रीज में 360 डिग्री होती है और रेडियंस में 2π रेडियंस होती है। एक पूरा चक्कर जो है रेडियंस में 2π के बराबर होता है। समझ गए यहाँ तक बात। अब ये भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लिया। जब
जब कंपेयर कर लिया दोनों इक्वेशंस को तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ गया कि 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री। अगर मैं रेडियन टू 360 डिग्रीज में आंसर निकालना चाहता हूँ तो 2 पाई यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मैं सॉल्व करूँगा तो 1 रेडियन का मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। किस तरीके से कि 2 पाई क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड हो गया। जब मैं 360 को 2 पाई से डिवाइड करवाऊंगा आई विल गेट 57.3 डिग्री। इसका मतलब एक रेडियन जो है वो 57.3 डिग्री के ऑलमोस्ट बराबर होता है। सही है। अगर इसका एक और काम भी कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं डिग्री टू रेडियंस मालूम करना स्केल क्या है, तो यहाँ पे 360 है, इसको उठा के मैं नीचे लगा डिवाइड करवा दूँ तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। जब पूरा नंबर में कहीं भी हम प्लेस करवा देते हैं तो उसकी जगह खाली नहीं होती, बल्कि वहाँ पे 1 बचता है। ठीक है, तो कहने का मकसद क्या है कि 1 डिग्री जो है यहाँ पे 360 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ लगे क्या करवा दूंगा, डिवाइड करवा दूंगा, 2 पाई/360 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कहने का क्या हो गया कि 1 डिग्री जो है वो 0.01745 रेडियंस के बराबर होता है। रेडियन बड़ा यूनिट है, डिग्रीज छोटा यूनिट है। बात साफ वाज़ेह भी हो रही है कि एक रेडियन 57.3 डिग्री के बराबर है, इतना बड़ा है रेडियंस। ठीक है, तो रेडियन बड़ा है और डिग्रीज छोटा होता है। ये दोनों स्केल याद रखिएगा, पेपर में एमसीक्यूज में पूछते हैं आपसे। आई होप सो कि समझ में भी आ गया होगा कैसे मैंने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं। बस आज के लिए बेटा इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करेंगे जो सेक्शन बी में आती हैं। अच्छे से सुनिएगा ये वाला लेक्चर भी और नेक्स्ट लेक्चर भी, क्योंकि अगर ये लेक्चर से नहीं सुना हुआ होगा तो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो सकती है, और जो अभी हम करेंगे इसके बाद अल्लाह वाला करे आपका 2-3 डेरिवेशन उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।